हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9 में पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले पढ़ना है आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवार्ड की तरफ फेंकते हो तो थोड़ी देर बाद, फ्यू मिनट बाद वो डाउनवार्ड की तरफ आता है। तो जिस फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आता है, डाउनवार्ड की तरफ आता है, वही जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे द फोर्स विच, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन लिखेंगे द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट towards our God. ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन ऑफ। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, पीछे रहती है। अगर अर्थ छोड़ दे, ठीक है, तो आप उड़ना शुरू कर देंगे, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पकड़ के रखती है, इसीलिए आसानी से आप चल सकते हो या फिर घूम नहीं सकते हो। ये जब आप मून पे जाओगे तो अगर 100 किलो करोगे तो वहाँ 1/6 पार्ट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ हल्का हो गया, ग्रेविटेशन जो होता है वो कम होगा। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट लोगे आपस में, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ जिसका मास m1 हुआ और ये ऑब्जेक्ट सेकेंड हुआ इसका मास m2 हुआ, ये कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F हुआ और डिस्टेंस दोनों का R हुआ। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force between two objects is the force between two object is first directly proportional, directly proportional product of masses, that is F directly proportional m1 और m2। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, मतलब मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाओगे तो फोर्स घटेगा, डायरेक्टली का अर्थ है। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मतलब कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि आप डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ इंक्लूड करते हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 into नाउ फ्रॉम 1 and 2, एक और दूसरे को क्या मिलेगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर। G क्या है? तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं जी लिख रहे हैं, आप इसकी जगह अदरवाइज कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है कि दोनों का अगर मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा,
मास घटाओगे तो फोर्स घटेगा। दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, यानी कि F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। तो दिखा। अब इसका अगर ऐसा यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। मान लीजिए आपका किसका किसका ऐसा यूनिट पता है, तो फोर्स का पता है, m का पता है, m1 का पता है, m2 का पता है और फिर इसका r का पता है। तो जिसका नहीं पता आप लिख रहे हो F इक्वल टू G m1 m2 बटा r स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो F r स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2 या F r स्क्वायर इज m1 m2 इक्वल टू G। मतलब कि G का जो वैल्यू होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटा प्रोडक्ट ऑफ मास। अब ऐसा यूनिट लिखिए तो क्या लिखेंगे, फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर और केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर इक्वल टू जी। दिस इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका देखेंगे कि यूज क्या है, आखिर यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का यूज कहाँ का होता है। तो लिखेंगे यूज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। यूज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, यूज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला ये बाइंड एज टू अर्थ, बाइंड अस टू अर्थ, मतलब अर्थ को क्या करता है, बांधे रखता है। दूसरा मूव अराउंड अस, मोशन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मतलब कि अर्थ के अराउंड में मून रोटेट करता है वो। तीसरा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। चौथा टाइड्स due to the moon and sun। पहला ही बाइंड अर्थ टू अर्थ, अर्थ को क्या करता है, बांधे रहता है, जकड़े रहता है, एक दूसरे को छोड़ के ना बांधे, आप उड़े नहीं। दूसरा मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मोशन मून करता है, मून जो मोशन करता है वो ग्रेविटेशन के कारण होता है, नहीं तो वो बाहर गिर जाएगा। नेक्स्ट मून ऑफ प्लेनेट, मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड अर्थ, प्लेनेट भी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रोटेट करता है। और तो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट टाइड्स ड्यू टू, टाइड्स मतलब हाई टाइड्स लो टाइड्स होता है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, वो मून और सन के अट्रैक्शन के कारण होता है। आप एक धागे में किसी पत्थर को बांध के ऐसे रोटेट कराओगे तब तक वो उसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा जब तक कि आपका फोर्स और बाहर वाले एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स, मतलब एक को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, दूसरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, दोनों फोर्स इक्वल होता है तब तक वो रोटेट करते रहता है। ठीक है, जैसे एक आप छोड़ते हो फोर्स बाहर की तरफ लगता है और वो बाहर जाके गिर जाता है। ठीक है, और अंदर की तरफ जब फोर्स लगता है तो अंदर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल लगेगा तो अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जब तक दोनों इक्वल होगा तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहेगा। ठीक है, अगला जो क्लास होगा हम लोग का, वो अगला क्लास होगा कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे न्यूटन साहब थे वो मोशन के अगेंस्ट रूल दिए थे, वैसे ही कैप्लर्स भी आपको मोशन के अगेंस्ट रूल दिए, तो उसको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। पहला लॉ बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स होगा वो सन के अराउंड मूव करेगा इलेप्टिकल पाथ में, ऑर्बिटल पाथ में 2 फोकी के साथ। ठीक है, दूसरा कहता है कि इक्वल एरिया जो है आपस में होगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थैंक यू।